नमस्कार। और आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज आज़ादी का दिन है। हम सबके लिए बड़ी हर्ष का और खुशी का विषय है कि आज ही के दिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। इस गुलामी की जंजीरों से हम लोग सदियों से जो जकड़े हुए थे, इसी दिन आकर के हम इन जंजीरों को काट पाएँ, तोड़ पाएँ और एक आज़ाद हवा में सांस लेने और अच्छी तरीके से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो पाएँ। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या वास्तव में अभी भी स्वतंत्र हो पाएँ? क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाएँ? क्या उस छोटे से छोटे और निचले तबके के लोगों के प्रति हम अपने कर्तव्यों को समझ पाएँ? क्या आज लोग जो निचले तबके के लोग हैं, जो आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई, क्या वहाँ तक हमारा आज शिक्षा पहुँच पाया है? इस पे हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और हमें आज हम वास्तव में सन 47 का भारत और आज के भारत में बहुत अंतर है। और ये नया भारत है, और ये जो नया भारत है वो घर में घुस के मारता है। लेकिन बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमें विश्व गुरु अखंड भारत बनाने की आवश्यकता है, और जो पाया उसमें खुश नहीं होना है। जो खो गया उसका चिंतन करना है, जैसा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, वीरों ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। या चाहे सरदार रोशन सिंह हुए, राम प्रसाद बिस्मिल हुए, मनमथ नाथ गुप्ता हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो छोटी से छोटी उम्र में देश की आज़ादी के लिए, देश की समृद्धि के लिए और अपने भारत को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। और उसमें बहुत सारे मैं ये कहता हूँ कि किसी भी एक विशेष व्यक्ति को इस आज़ादी का श्रेय देना अन्यों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन आज के इस समय में मैं एक ऐसे हाड़ मांस वाले व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना और उसी मार्ग पे चलते चलते आज़ादी तक पहुंचा। और जी हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं बात करूंगा आज महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में आज मैं बात करूंगा और संपूर्ण चर्चा करूंगा उनके जीवन, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, शिक्षा, परिवार, फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फर्म की किस प्रकार से उन्होंने स्थापना की, महात्मा गांधी जी के भारत वापसी कैसे हुई, उसी दिन भारत प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, साबरमती आश्रम के बारे में, लेखन के कार्य के बारे में, और बहुत सारे उनकी जो आत्मकथा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनकी जो आत्मकथा, मैं उसके बारे में भी आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा आज। और बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने इस मिशन को और अपने इस कार्य को, जो सत्य और हिंसा के साथ, किसे वो प्रेरित थे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उनका जीवन कैसे गुजरा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं शुरू करता हूं कि वास्तव में उनके जीवन के बारे में पहले बताता हूं आपसे कि उनका जीवन कैसे था, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे थे। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान थे। उत्तम चंद गांधी जो इनके दादाजी थे, उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान थे, और उनके पुत्र करमचंद गांधी जी भी दीवान थे। मतलब इनके दादा और इनके पिताजी दोनों लोग दीवान थे, ठीक। और करमचंद गांधी जी को काबा गांधी भी कहा जाता है। करमचंद गांधी की 4 शादियां हुई थी, और चौथी शादी जो पुतलीबाई से हुई थी, उसी से, जो पुतलीबाई इनकी माता थी, उन्हीं से इनका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी। और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। और 1876 में कस्तूरबा गांधी के साथ सगाई हो जाती है इनकी। अब सोच लीजिए, 1869
और 1876 कितनी छोटी सी उम्र में इनकी कस्तूरबा गांधी के साथ सगाई हो जाती है। और कस्तूरबा गांधी गुजरात के व्यापारी गोकुल दास माकन की पुत्री थी। इनका जन्म हुआ अप्रैल 1869 को कस्तूरबा गांधी को हुआ था, और अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। मुझे लगता है मैं अगर ये कहूँ कि दोनों लोग एक ही एज डिफरेंट बहुत ज़्यादा नहीं था उन लोगों का। ठीक, यूँ कहिए कि गांधी जी से वो 6 महीना बड़ी थी कस्तूरबा गांधी। और 1883 में 13 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। मैट्रिक पास 1887 में किए, 83 में विवाह हुआ उनका, और 1887 में मैट्रिक पास किया राजकोट से। ठीक, 1885 में इनकी पिता की मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु के बाद इनके पिता, ऐसा कहा जाता कि इनके पिताजी को कैंसर था, और कैंसर की पीड़ा से बहुत पिताजी इनके बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ा होती थी। और जैसा कि इन्होंने अब मेरी आत्मकथा में लिखा है गांधी जी ने कि वो पिता की भक्ति में माता पिता को ईश्वर के समान मानते थे और पिता के हर आज्ञा का पालन करते थे। और ऐसा भी इन्होंने गांधी जी ने लिखा है अपने आत्मकथा में कि 4 बजे छुट्टी के बाद इनको और कोई स्कूल में और भी फंक्शन हुआ करते थे, जैसे शारीरिक व्यायामशाला में जाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने स्कूल में जा कर के शिक्षक से, अपने हेडमास्टर से कहा कि सर मुझे 4 बजे के बाद छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि मुझे उस समय पिता का सेवा करना है, पिता की भक्ति करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि पिता ही ईश्वर का दूसरा रूप होता है, माता पिता। तो इस प्रकार से हुआ। कॉलेज मैट्रिक पास हुए, फिर कॉलेज श्यामल दास महाविद्यालय से प्रारंभ किया इन्होंने कॉलेज की शिक्षा। ठीक, और जब कॉलेज की शिक्षा प्रारंभ किया तो 4 सितंबर 1828 को ये ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन, बम्बई से ब्रिटेन चले गए। साउथ हेम्पटन में इनर टेम्पल महाविद्यालय में इन्होंने 1891 में, ध्यान से सुनिए, साउथ हेम्पटन में इन्होंने इनर टेम्पल महाविद्यालय में इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा उत्तीर्ण की, मतलब वकालत की। ठीक, और वकालत के साथ इन्होंने नृत्य, वायलिन, फ्रेंच भाषा सीखने का असफल प्रयास किया, लेकिन सीख नहीं पाए। डांस भी सीखना चाहते थे गांधी जी, वायलिन बजाना, फ्रेंच भाषा सीखना चाहते थे, लेकिन नहीं सीख पाए, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी। और 1890 में शाकाहारी क्लब के सदस्य बने। गांधी जी बहुत, जब मैं आपको और एक कहानी बताता हूँ, गांधी जी जब यहाँ से जा रहे थे, उनके बड़े भाई बम्बई एयरपोर्ट पे छोड़े, और पहले तो मना कर रहे थे कि तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि आप जानते थे कि पहले हिंदू धर्म में स्थितियाँ ऐसी थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करके चला जाता था तो उसको पाप लगता था, धर्म नष्ट हो जाता था। और उनकी माता जी ये भी जानती थी कि यूरोप में मांस मछली और मांस का भक्षण बहुत ज़्यादा होगा, इसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए इनको घर से वचन दिला करके भेजी थी कि तुम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करोगे, और तुम जो है शाकाहार ही अपनाओगे, मांसाहार की तरफ कभी भी नहीं जाओगे। तो मांसाहार की बात है तो छोटी सी और बात करूं, ये जब ये टीन एज में थे, जब हाई स्कूल के या उससे कम के विद्यार्थी रहे होंगे, तो इनके दोस्तों ने बताया कि चिकन खाने से या मांसाहार करने से दिमाग की बत्ती बहुत तेज जलती है, बहुत तेज चीज़ों को याद होता है। लेकिन एक बार गांधी जी मांस का भक्षण किए थे, उसके बाद ऐसे कान पकड़ लिए कि हम मांस का भक्षण नहीं करेंगे। ठीक, अब 1851 में भारत वापस आए और राजकोट और बम्बई में इन्होंने वकालत किया। गला सूख रहा, पानी पी लिया जाए। वकालत किया। अब ये रही इनकी बैरिस्टर तक शिक्षा कि बैरिस्टरी तक कहाँ पहुँचा, और सब बहुत सारी बातें हैं, अगर बताने में लगूँ तो दिन निकल जाएगा। फिर हम आते हैं इनके परिवार के बारे में। इनके 2 भाई लक्ष्मीदास और कृष्णदास थे। ठीक, बहन रलियाबेन थी। रालियाबेन या रलियाबेन दोनों कहा जाता था। 4 पुत्र थे। जमनालाल तथा जमनालाल बजाज के को 5वां पुत्र मानते थे। जमनालाल बजाज जो थे, इनको अपना ये 5वां पुत्र मानते थे। 4 पुत्र कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और मैं आपको ये बता दूं, आपने
क्या कहते हैं उसको, अभी मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो सी राजगोपालचारी थे गांधी जी के समधी थे, गांधी जी के पुत्र की शादी सी राजगोपालचारी के पुत्री के साथ हुआ था। खैर ठीक, और 1991 में हरीलाल से गांधी जी का विवाद हो गया और वह इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया और नाराज होकर हरीलाल ने गृह त्याग दिया और धर्म बदलकर अब्दुल्ला गांधी के नाम रख लिया, पहला लड़का जो था, और बाद में आर्य समाजी हो गए। लेकिन पहले अब्दुल्ला गांधी बन गए। पहला विवाद हुआ, फिर से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि गांधी जी के जो हरीलाल थे वो गांधी जी जाना चाहते ब्रिटेन पढ़ने के लिए, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, तो घर त्याग दिए और घर त्याग करके इस्लाम धर्म अपना लिए। और जब इस्लाम धर्म अपना करके फिर उसके बाद वो है अब्दुल्ला गांधी बन गए। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर आर्य समाजी अपने समाज में आए, आर्य समाजी बन के हुए। ये तो रहा हरीलाल का। फिर दूसरे पुत्र थे मणिलाल, दक्षिण अफ्रीका में बस गए। ये मणिलाल जो थे उनके दूसरे पुत्र दक्षिण अफ्रीका में बसे और आज भी इनके वंशज वहाँ पे हैं दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन का संपादन का कार्य भी किया मणिलाल ने। और दक्षिण अफ्रीका, ये जो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी वो दक्षिण अफ्रीका की पत्रिका थी, उन्होंने इसका संपादन किया। फिर तीसरे पुत्र थे रामदास, उन्होंने महात्मा गांधी को मुखाग्नि दिया। कभी कभी पूछता है कि महात्मा गांधी को मुखाग्नि किसने दिया, उनकी लाश को किसने जलाया, तो उनके तीसरे पुत्र रामदास उनको मुखाग्नि दिए। ठीक, और रामदास के पुत्र कान्हू गांधी महात्मा गांधी के फोटोग्राफर थे। फोटो जो खींचने का काम जो थे उनके अपने नाती कान्हू गांधी से करवाते थे। और कान्हू गांधी की पत्नी जो थी वो आभा गांधी उनके साथ गांधी जी के साथ में रहती थी। और चौथे थे देवदास साहब जो थे वो हिंदुस्तान टाइम के संपादक भी रहे, जो आज हिंदुस्तान टाइम का पत्रिका है उसके संपादक भी रहे हैं। ये तो उनका परिवार हो गया। अब मैं उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बारे में आपको बताता हूँ। 1893 में दक्षिण अफ्रीका की कंपनी जो है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी थी। ठीक, और उसी का एक केस था। ये केस कोई वो नहीं था, वो दो जो मित्र थे, जो दोनों मुझे लगता पार्टनर थे, पार्टनर में आपसी विवाद था। 40,000 पाउंड का लेन देन का मामला था। ठीक, और उनके प्रतिवादी थे सैयद हाजी खां थे, दादा अब्दुल्ला, और उसके पार्टनर थे सैयद हाजी खां। अब उनको प्रतिवादी कहिए या पार्टनर कहिए, दोनों में विवाद था और ये मुकदमा जीत गए। और लास्ट में जब जीतने के बावजूद भी ये ऐसा किए कि थोड़ा सा किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो और मैनेज करवाने या सुलह सपाटा करवाने का काम किए। ठीक, और महात्मा गांधी जी के और दादा अब्दुल्ला के बीच करार हुआ कि आप 1 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे और आपको प्रथम श्रेणी की यात्रा मिलेगी, रहना खाना, और 105 पाउंड उनको मासिक मिलना था दक्षिण अफ्रीका में। सेठ अब्दुल्ला के साझेदार अब्दुल झावरी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। इसके दोस्त थे अब्दुल झावरी ने ही कहा था कि आप जाइए दादा अब्दुल्ला का केस लड़िए दक्षिण अफ्रीका में, ये सारा ऑफर उन्होंने ही दिया था। और इसी केस के में गांधी जी 1893 में गए, दक्षिण अफ्रीका गए और नटाल के बंदरगाह में नटाल बंदरगाह पे उतरे और डरबन में स्वयं दादा अब्दुल्ला उन्हें रिसीव करने आए और एक केस जीत गए महात्मा गांधी। तो हो गई, अब वहीं पे ये सब हो गया। अब एक घटना जिसको मेरिट वर्ष की घटना कहा गया था। एक ट्रेन जाती है डरबन से प्रिटोरिया तक जाती है और बीच में एक स्टेशन पड़ता है मेरिट वर्ष। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। गोरे लोग उन्हें मेरिट वर्ष स्टेशन पर उतार दिया और कहा कि यू आर इन फर्स्ट क्लास टिकट्स, यू आर नॉट अलाउड, इट इज़ ओनली फॉर गोरे लोग, अंग्रेज लोगों के लिए। और उनको उतार दिया गया वहीं मेरिट वर्ष स्टेशन पर उतार गया और गांधी जी उसी उतर करके उसी सीट पर बैठ करके रात भर उसी किसी प्रकार से कष्ट काटे। और वहीं पर उन्होंने दृढ़ संकल्प होकर के कहा कि अंग्रेजों, मैं तुम्हें इस देश से और अपने देश से बाहर फेंक कर ही रहूँगा। तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूँगा जब तक तुमको इस देश से
और अपने देश से हटा ना दूं। और किसी प्रकार से गांधी जी फिर आए और इसके पूरी तरह से खिलाफत होने का निश्चय किया कि अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमको लड़ाई लड़नी है। बिगुल फूंक दिया गांधी जी ने। और पहला आंदोलन हिंदुस्तानियों के मताधिकार का आंदोलन, हिंदुस्तानियों का मताधिकार समाप्त करने का विधेयक के विरोध में लगभग 250 भारतीयों का अधिकार समाप्त हो गया था। वहां पे जो रह रहे भारतीय थे उनका एक बिल आया था, जो उस बिल में इस प्रकार से प्रावधान था कि यहाँ के रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या बाहरी हैं वो लोग मत नहीं दे सकते हैं, क्या वो वहाँ के नागरिक बन गए हैं। इसके विरोध में गांधी जी ने जागरूकता अभियान चलाया, जनसभाएं की, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, महत्वपूर्ण अधिकारियों को पत्र भेजा और उसके बाद में जागरूक चलाया। परिणाम विधेयक पास हो गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी विधेयक पास हो गया। लेकिन विधेयक पास हुआ, लेकिन जागरूकता आंदोलन क्या है और अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है, गांधी जी ने जन जन के हृदय में यह बात पहुंचा दी। और हम आंदोलन कब हुआ, और उसके बाद आंदोलनों का ही दौर चलाता गया। मैं आपको बता दूं, एक बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और बैठ के चुपचाप अनशन पे बैठे थे। तो वहाँ के एक अंग्रेज अफसर आया तो कहता कि गांधी मैं तुमको गोली मार देता, लेकिन तुम इतने आराम से बैठे हो, ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो और ना ही पब्लिक संपत्ति को डैमेज कर रहे हो। अब बताओ हम गोली मारे तो मारे कैसे मारे तुमको? आराम से बैठे चुपचाप अपनी मांगों के लेकर के अड़े हुए हो, कैसे गोली मांगे? कुछ भी करता तो मैं तुमको गोली मार देता। ये सत्य और अहिंसा में इतनी ताकत थी। फिर उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 में, एक साल के बाद उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। 1 साल का कॉन्टेक्ट था अब्दुल्ला के साथ, लेकिन फिर भी वहीं रहे और कहे कि मैं अपने इस भारत के रहने वाले यहाँ जितने भी लोगों के, गिरमिटिया मजदूर, मैं बताऊंगा गिरमिटिया मजदूर क्या है उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद से फिर नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दादा अब्दुल्ला के घर पे किया, जिनके केस लड़ने के लिए गए थे। और 5 शिलिंग प्रति माह इसका शुल्क था, उसको बदल के 3 पाउंड में कर दिया गया कि भाई जो लोग इस ग्रुप के या इस सभा के सदस्य रहेंगे उनको इतना चंदा देना पड़े जिससे सभा को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। ठीक। फिर गिरमिटिया मजदूर आंदोलन किया गया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी इनके हितों के लिए आंदोलन चलाया और 1909 में 3 पाउंड का कर समाप्त हो गया और 1917 में गिरमिटिया प्रथा को समाप्त किया। देखिए गिरमिटिया प्रथा, आप सोचते होंगे कि गिरमिटिया क्या है, गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया कुछ नहीं है। पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारत से एग्रीमेंट के तहत, अफ्रीका में भी इनका, दक्षिण अफ्रीका में भी इनका अंग्रेजों का शासन था और भारत में भी था, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ के एग्रीमेंट के तहत कि यहाँ आप जाइए, इतना आपको सैलरी मिलेगा, इतने दिन के लिए आप काम करेंगे, वहाँ खेती करना है, गन्ना उन्ना बोना है और बहुत सारे काम हैं वहाँ पे आपको करना है और आप चलिए, ये सब काम करना था। तो वहाँ के जो वहाँ के और दूसरे तरीके से जो आए थे वैसे ही कमाने के पर्पस से या वहीं रहने के पर्पस से, तो कहते थे कि ये कौन सा है, एग्रीमेंट वाला। तो वो इंडिया के लोग एग्रीमेंट नहीं कह सकते थे, गिरमेंट वाला गिरमेंट तो गिरमिटिया कहने लगा। मतलब एग्रीमेंट का ये बदला हुआ रूप या इसका दूसरा रूप है गिरमिटिया मजदूर। इसका आंदोलन किए, उसके बहुत ज़्यादा कर लगाया गया था, कर को समाप्त किया गया। फिर उन्होंने ग्रीन पंपलेट छपवाया। 1896 में गांधी जी परिवार को लेने भारत आए थे। यात्रा के दौरान अपने दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभव को, अंग्रेजों का जो काम था उसको लिखा और राजकोट पहुंच करके 10,000 प्रतियां छपवाए। पर्चा हारा था, इसीलिए इसको ग्रीन पम्पलेट कहा कि क्या क्या अनुभव था, कैसे कैसे भारतीयों के साथ है और वहाँ के लोगों के साथ अंग्रेज कैसा व्यवहार कर रहे हैं। गांधी जी ने इन सारी बातों को लिखा था अपने पास वहाँ पे। ठीक। और फिर उसके बाद में बोर युद्ध हुआ। बोर युद्ध में साउथ अफ्रीका में डच आए। डच पहले से थे और ये डच पहले से थे
और साउथ अफ्रीका के निवासियों को उसी हबसी कहा, हबसी शब्द का यूज किया जाता साउथ अफ्रीका के निवासियों के लिए। उन्होंने उनकी ज़मीनें छीन रहे थे ये लोग। डच भी बस गए, कॉलोनी भी बसाए, और दोनों में जब जब जानते हैं जब सत्ता का संघर्ष, जब दो एक ही क्षेत्र में दो दो पार्टियां या दो दो विचारधारा या दो दो देश के लोग आते हैं तो सत्ता का संघर्ष होता ही है। और अंग्रेज आए और डचों से लड़ाई हुई और अंग्रेज युद्ध जीत गए और कब्जा कर लिया। दो उपनिवेश वाले हो गए, अंग्रेज नाटाल और केप कॉलोनी में आ गए अंग्रेज, और डच जो है ऑरेंज स्टेट और ट्रांसवाल में बस गए अंग्रेज। अब ट्रांसवाल में सोने की खान थी, सोने की खान में अचानक सोना मिलने लगा। अब खानों की कब्जा के लिए फिर युद्ध हुआ और फिर इसी को बोर युद्ध कहते हैं। ठीक, अब बोर युद्ध तो हुआ। अब देखिए गांधी जी का क्या है, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की मदद करने का निर्णय लिया और 1100 लोग के साथ, जिसमें 39 मुखिया और एक एम्बुलेंस कोर बनाई, एम्बुलेंस कोर। और अंग्रेजों को बोर युद्ध में जितने भी लोग घायल होते थे उनको उठा करके ला करके फिर उनका इलाज होता था। ठीक, और इलाज होकर बहुत सारा मदद की अंग्रेजों का। इसीलिए अंग्रेज जनरल बुलर वहाँ का जो अंग्रेज जनरल था, उन्हें बोर पदक मुखिया लोगों को दिया। और 1901 में गांधी जी पुनः भारत वापस आते हैं। बोर युद्ध के बाद अंग्रेजों की मदद किए कि भाई हम इनके अंडर में रह रहे हैं, एक राष्ट्र होने के नाते, नागरिक होने के नाते उनका मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। एक सौहार्द स्थिति बनाने के लिए, जिससे अंग्रेज लोग हमारे लोगों को परेशान ना करें और पूरा अधिकार दें। फिर 1901 में गांधी जी पुनः भारत वापस आए और इंडिया का, अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लिए थे, और उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे दिनसाय वाचा थे। गांधी जी ने प्रथम बार वही कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और फिर गांधी जी 1902 में साउथ अफ्रीका पुनः यात्रा, और बोर युद्ध के पश्चात भारतीयों को पुनः अपने घरों से बसने के लिए एशियाटिक विभाग की अनुमति चाहिए थी। अब बताइए, बोर युद्ध हुआ था और उसमें अंग्रेजों ने भारतीयों की सहायता करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए एशियाटिक विभाग की अनुमति चाहिए थी। अब एशियाटिक विभाग, अब सोचते हैं क्या है, तो मैं बता दूं एशियाटिक विभाग वो है कि यदि कोई भारतीय बाहर से आ करके घर लेता है तो उसको वहाँ बसने के लिए एक एशिया में जितने भी देश हैं, अगर कहीं कोई भी व्यक्ति साउथ अफ्रीका में बसता है तो एशियाटिक विभाग से जाके परमिशन लेना पड़ता कि सर हम यहाँ बसने जा रहे हैं, हमको अनुमति दीजिए। अब इससे बड़ी समस्या होती थी, कितने लोगों से पैसे मांगे जाते थे, उनको प्रताड़ित किए जाते थे और उसके बाद में उनको अनुमति भी नहीं दी जाती थी, बड़ी समस्या होती थी। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और जोहान्सबर्ग के उच्च न्यायालय में गांधी जी का पंजीकरण हुआ, और नटाल न्यायालय में पंजीकरण होने वाले वो प्रथम भारतीय भी थे, कि भारत का पहला व्यक्ति था जो साउथ अफ्रीका में वकालत प्रारंभ किया। और एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हुआ और गांधी जी का प्रयास यहाँ भी असफल रहा। वो विधेयक जो था, जो एशियाटिक विधेयक था कि अगर बसने से पहले लोगों को एशियाटिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, गांधी जी उसको रोक नहीं पाए, असफल प्रयास रहा। फिर भी पूरी दमखम के साथ अपना प्रयोग किए। फिर गांधी जी 1904 में फिनिक्स आश्रम का निर्माण किए। फिनिक्स फायर एक चिड़िया का नाम है। फिनिक्स फायर जो है, ये जो आश्रम है, एक इस चिड़िया का नाम है फायर। फिनिक्स फायर एक चिड़िया का नाम है जिसे बर्ड ऑफ फायर कहा जाता है। वो ऐसा कहा जाता है कि ये आग से भी नहीं जलती है, ऐसा कहा जाता है। और इसकी आयु जो है 500 से 1000 वर्ष तक की है। ठीक, एक अमर पक्षी, इसको अमर पक्षी का नाम भी दिया जाता है। और इस आश्रम में, जो फिनिक्स आश्रम था गांधी जी का 1904 में जो इसकी स्थापना किए थे, वहाँ पे शिक्षा, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का कार्य होता था कि सत्याग्रह कैसे किया जाएगा, शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से, स्वावलंबी कैसे बने, स्वावलंबी मतलब स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बने, इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। और यहीं पर
इंडियन ओपिनियन, जैसा कि आप मैंने शुरू में बताया था, उनके पुत्र जो थे इंडियन ओपिनियन का वहाँ संस्था संपादन का कार्य करते थे, वही इंडियन ओपिनियन ये 1904 के बाद ये इन्होंने पत्रिका का संचालन किया। और इसकी सलाह जो है इनके मित्र मदनजीत ने दिया था। इसके संपादक मनसुखलाल नाजर, मुख्य संपादक गांधी जी की देखरेख में होती थी। और गुजराती में, अंग्रेजी में, हिंदी, तमिल में बहुत दिनों तक ये चलता रहा, ऐसे चलता रहा। ठीक, इनका प्रकाशन अब पहला, अब ये तो आश्रम बनाते हैं, फिर आंदोलन के, लेकिन सत्याग्रह, पहली बार सत्याग्रह गांधी जी 1907 में किए थे। साउथ अफ्रीका के एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया और गांधी जी ने विरोध में एक नया तरीका, सत्याग्रह, अहिंसात्मक प्रतिरूप में शाब्दिक, शारीरिक और हिंसा को नहीं होगा, आराम से सत्य का आग्रह करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। और 1908 में पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1908 में फिर उन्होंने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी, पुस्तक लिखी। 1909 में गांधी जी इंग्लैंड गए, फिर वहीं से गांधी जी इंग्लैंड की यात्रा पे चले गए। और फिर फिल्डोनन कैसल जहाज से गुजराती भाषा में हिंद स्वराज की, जहाज पे जाते वक्त रास्ते में ही इन्होंने हिंद स्वराज के नामक पुस्तक की रचना की। और बहुत सारे गांधी जी ने जब उसका प्रकाशन करवाने को हुआ तो इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अंग्रेजों ने छापने से ही मना किया गया। और फिर जाके 1938 में इस पुस्तक पर प्रतिबंध हटाया गया। और फिर गांधी जी, आप सोच लिया, गांधी जी के संघर्षों की कहानी एक के बाद आती रह रही है। फिर टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 में जोहान्सबर्ग में। फर्म के लिए जमीन उनके मित्र हम्मन कलिनवाज ने दिया था। 10,000 एकड़ की जमीन मुहैया कराए थे गांधी जी के। उनके विचारों से, इनके कार्य से इतने प्रभावित थे कि उनको 10,000 एकड़ जमीन दे दिया। और उसी पे टॉलस्टॉय फार्म का, अब सोचते हैं कि टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय एक रूसी दार्शनिक और लेखक विचारक थे और इन्हीं के नाम पे गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। उनको पढ़ने के बाद गांधी जी का विचार एकदम बदल गया टॉलस्टॉय को। और सत्याग्रह, स्वावलंबन, स्वदेशी मित्र, ये सारे के सारे जो है इन्हीं से, टॉलस्टॉय से ही थोड़ा कहीं न कहीं ये प्रेरित हुआ करते थे। और देखिए, फिनिक्स आश्रम में भी वही सब होता था और टॉलस्टॉय आश्रम में भी फिर वही काम होने लगा। कौन सा काम? स्वावलंबन, सत्याग्रह, शिक्षा, स्वदेशी, मित्रता, सहयोग, धार्मिक भावनाओं को किस प्रकार से प्रेरित किया जाए, दूसरे धर्म के बुराई नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। ठीक, ये तो उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा हुई। अब आते हैं भारत की तरफ। उस समय भारत 1915 का समय, भारत बस गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जी रहा था भारत। समस्याओं का बहुत अंबार था, खून चूस रहे थे अंग्रेज भारतीयों का। और गांधी जी SS सुदीव जहाज से अफ्रीका से बंबई अपोलो बंदरगाह पे उतरे 9 जनवरी 1915 को। उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जैसे आप लोग जानते भी हैं इस बात को। अहमदाबाद के कोचराव गांव में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया और फिर 1917 में आश्रम को साबरमती नदी के किनारे लेके चले गए, स्थानांतरित हो गए और बाद में इसका नाम साबरमती आश्रम ही कहा गया। पहले नंबर कि कोचरब गांव, अहमदाबाद के कोचरब गांव में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया। फिर उसको 1917 में लेके चले गए कहाँ पे? साबरमती नदी के किनारे। और फिर उसका नाम क्या पड़ा? साबरमती आश्रम पड़ा। ठीक, और 1917 से लेकर 1933 तक महात्मा गांधी का निवास स्थान रहा वही साबरमती आश्रम। 1933 तक महात्मा गांधी रहे। 1915 में
प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों की सहायता का निर्णय किया। ठीक, सेना में लोगों को भर्ती कराया। फिर वह कि हम उनका इस मुसीबत में सहायता करेंगे तो हमको आज़ादी देंगे, स्वदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई और उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। अब थोड़ा साबरमती आश्रम के बारे में बता दें कि क्या है साबरमती आश्रम। देखिए, साबरमती आश्रम धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन में महात्मा गांधी जी ने के साथ वहीं पर रहते थे। एक आश्रम था जहाँ पे सारी राजनीति सत्याग्रह की सारी गतिविधियों का संचालन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था और उनके साथ अम्बालाई साराभाई आर्थिक सहयोग दिए थे इसको बनाने में। कटाई बुनाई चरखा का काम होता था, वहाँ पे स्वावलंबन का काम होता था, कुटीर उद्योग होता था और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी कुटियाँ थी। साबरमती आश्रम आप कभी जाइए तो एक कुटी का नाम था हृदय कुंज, गांधी जी की कुटिया थी। काका कालेकर ने इसका नाम रखा था हृदय कुंज, जहाँ पे गांधी जी निवास किया करते थे। एक था विनोबा मीरा कुटीर, विनोबा भावे यहाँ रुके थे 1918 से लेकर 1921 तक, इसके लिए विनोबा भावे लिखा था। मीराबेन भी यहाँ रुकी थी 1925 से लेकर 1933 तक, इसीलिए मीरा कुटीर भी कहा जाता था। एक था नंदिनी कुटीर, वर्तमान में इसको अतिथि कक्ष के रूप में वहाँ पे प्रयोग किया जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, दीनबंधु, एंड्रोज, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, गांधी जी के समधी, जैसे मैंने आपको कहा था, ये सारे लोग वहाँ उस कुटी जो आश्रम था, जो गेस्ट रूम जिसको कहे अतिथि गृह थे, या सारे लोग उस कुटी में जा कर के विश्राम कर चुके हैं, रह चुके हैं। खैर, अब और एक कुटी और है, उसका नाम कस्तूरबा की रसोई। वहाँ पे खाना वाना बनता था, एक बनाया गया है कस्तूरबा के। आप जाइएगा कभी साबरमती आश्रम, सब आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, उसके बारे में डिटेल से मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक, अब गांधी जी के लेखन कार्य क्या थे। द इंडियन फ्रेंचाइजी इन अफ्रीका टू एवरी ब्रिटिश, इनका 1895 में लेखन कार्य आया। ग्रीन पंपलेट इन्होंने लिखा, हिंद स्वराज 1909 में लिखा, नवजीवन पत्रिका लिखा, यंग इंडिया में इनका संपादन 1919 तक चलता था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा इन्होंने लिखा, जैसा कि देखिए मेरे पास है, सत्य के साथ इनका प्रयोग है। इन्होंने इनके जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटी, ये सारे के सारे चीज़ गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। फिर उन्होंने भारत में सत्याग्रह करने की बात आई तो चंपारण सत्याग्रह, किसानों की समस्या थी। चंपारण जो है रामशंकर शुक्ला जी थे, अब शुक्ला जी का नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, उनको बुला करके ले गए। तिनकठिया प्रथा से बहुत पीड़ित थे व्यक्ति लोग, उनको अच्छे तरीके से काम किया, निपटाया अच्छे से तरीके से। राजकुमार शुक्ला नाम था, याद अभी एक को याद आया। ठीक, लखनऊ अधिवेशन में इनको सूचित किया गया था 1916 में कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और आप आइए समस्या। फिर उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का इन्होंने समस्याओं को देखा और उसके बाद में अपना प्रयास किया। गांधी जी एक के बाद एक सफल होते जा रहे थे। बोनस की बात थी, बहुत ज़्यादा समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आया। फिर अब गांधी जी की विकास यात्रा चलती गई और प्रयास करते गए। नमक तोड़ो कानून आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया, बहुत सारे आंदोलन का आता गया। अब हम अंतिम में अगर हम इसके अलावा और बात करें तो इनकी मृत्यु के बारे में बात करें। बहुत बाकी बीच में आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इनकी मौत कब हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में हम आपसे अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। सब कुछ हो गया, देश आज़ाद भी हो गया। गांधी जी बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन जब देखे कलकत्ता के गलियों में गलियां खून से सनी हुई थी, मौत का तांडव मच रहा था, गांधी जी को मजबूर होना पड़ा। और एक बीच में एक लोग कहते थे कि गांधी जी आखिर में क्यों नहीं भगत सिंह
की फांसी रुकवाए। उस समय तो गांधी जी इम्पैक्ट भी हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गांधी जी बहुत प्रयास किए और व्यक्तिगत पत्र भी लिखे थे इरविन को, लेकिन इरविन ने माना नहीं। इरविन ने नहीं माना, कहा कि ये तो अक्षम अपराध है। कई कई अपराधों में सर लाहौर षड्यंत्र में भी वो शामिल थे, तो इसीलिए माना नहीं और उनको फांसी दे दिया गया। अब गांधी जी की मृत्यु, आज़ादी मिल गई है इस समय, मान लीजिए आज़ादी मिल गई है, सारी चीज़ें बराबर चल रहा है, सब अच्छे तरीके से चल रहा है। अब बंटवारा भी हो गया। तो भारत विभाजन की घोषणा के बाद भारत के तत्कालीन नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की कि अल्पसंख्यकों की जान माल की रक्षा की जाएगी, कि भाई हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, वो अपने अपने जो जहाँ रहना चाहे रहिए, लेकिन हम आप अपने अल्पसंख्यकों का सुरक्षा देंगे। ठीक, अब ये तो हो गया, लेकिन जो इतने भीषण दंगे हुए, इससे गांधी जी तिलमिला के उठे कि अरे तो बहुत दिक्कत हो गया, अब क्या हो जाएगा। तो गांधी जी का कहना था, घोषणा किए थे कि चाहे पाकिस्तान में समस्त हिंदू व सिख मार दिए जाएं। सुन लीजिए ध्यान से, गांधी जी का कहना था कि चाहे पाकिस्तान में समस्त हिंदू और सिख मार दिए जाएं, पर भारत में एक कमज़ोर मुसलमान बालक के जीवन की रक्षा होगी। गांधी जी के विचार थे। और उन्हें पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कबायलियों से करवाए गए आक्रमण तथा उनका प्रत्यक्ष समर्थन से उपस्थिति में के कारण सरदार पटेल जी चाहते थे जो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना था भारत के द्वारा, वो नहीं दिया जाए, क्योंकि कबायलियों के द्वारा जो पाकिस्तान आक्रमण करवा रहा था भारत पे, उससे पटेल जी बहुत क्षुब्ध थे, बहुत दुखी थे कि पैसा नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को, और अभी जस्ट आज़ाद हुए हैं और ऊपर से नौटंकी कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। फिर तो जब ये कहने लगे तो 12 जनवरी 1948 को गांधी जी ने सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव हेतु घोषणा कर दी कि जो उनके द्वारा अंतिम अनशन था, उन्होंने कहा कि आप पैसा देना पड़ेगा पाकिस्तान को और आप पैसा दीजिए, और उन्होंने अमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। हिंदू संगठनवादियों का ये तो दूसरा पक्ष है। हिंदू संगठनवादी क्या कहते थे कि गांधी जी हिंदू हितों की हत्या करके नवनिर्मित राष्ट्र पाकिस्तान की उन्नति के लिए आतुर हैं, कि गांधी जी अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं और एकदम आतुर हैं उसके समृद्धि के लिए, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो गया। और 30 जनवरी 1948 को, डेट याद रखिए, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को शुक्रवार का दिन था। दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना करके वो बाहर निकल रहे थे और शाम को 5:20 पर अहिंसा के पुजारी को नाथूराम गोडसे ने अपनी बर्बरता का शिकार बनाया और उनको मार डाला। और एक प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज, जो उस दिनों पाकिस्तान टाइम के संस्थापक थे, ने लिखा था कि अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए शहीद होने वाले हीरो तो इतिहास में बहुत हुए। ध्यान से सुनिएगा, अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए शहीद होने वाले हीरो तो इस इतिहास में बहुत हुए, लेकिन जिस मिल्लत का झगड़ा हो रहा हो और जिस मुल्क से अपने मुल्क की लड़ाई हो रही हो, उस पर शहीद होने वाले गांधी जी अकेले थे। इस पे विचार करने की बात है। अब गांधी जी, अब ये कहते हैं गांधी जी की हत्या में कौन सी पिस्टल यूज हुई थी, तो मैं आपको बता दूं, गांधी जी की हत्या में प्रयुक्त अस्त्र जो था 9 mm की स्वचालित इटालियन निर्मित पिस्टल थी, जिसको बेरगेट्टा गन भी कहा जाता था, जिसकी क्रम संख्या मैं आपको बता दूं 606824 थी। 606824 थी उसकी संख्या थी, जिसका निर्माण 1934 में हुआ था। जिस पिस्टल से गांधी जी को मारा गया था, नाथूराम गोडसे का एक गन दंडवते ने दी थी, जिसे जगदीश प्रसाद गोयल ने जिससे खरीदा था। और गांधी जी की हत्या में 9 अभियुक्तों के नाम बतलाए गए। पहला नाथूराम गोडसे, शंकर कृष्णैया,
गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, नारायण आप्टे, वीर सावरकर, विष्णु करकरे, दिगंबर फड़के और रामचंद्र बड़गे। रामचंद्र बड़गे सरकारी गवाह बनने के कारण उसे अभियुक्त की सूची से निकाल दिया गया। और आत्माचरण, उस समय आत्माचरण नाम का जो विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दिल्ली के लाल किले में इसकी सुनवाई हुई, मुकदमे कार्रवाई की घोषणा हुई और 27 मई 1948 से मुकदमा प्रारंभ हुआ। ठीक, अभियोग के पक्ष में एडवोकेट केसी जनरल थे, 4 और सहायक थे। अब सबूतों के अभाव में वीर सावरकर को छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। नाथूराम गोडसे को फांसी दिया गया। और इसी थोड़ा सा समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ अच्छा करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।